रोल कैमरा एक्शन ना हो गया। देखिए मैथ में आप लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसे सफलतापूर्वक समाप्त कर ली। अब सफलतापूर्वक ही समझें आपके द्वारा क्वेश्चंस क्योंकि पूछे गए नहीं, है ना। तो एनसीईआरटी का जो हमसे बन पड़ा वो हमने बता दिया आपको। जब आप कभी क्वेश्चन पूछेंगे, हमने बोला है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, उसमें क्वेश्चंस को जो है भेजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन भेजेंगे, लेकिन कोई करता ही नहीं है। चलो ठीक है फिर। तो अब अगला जो आपका है जो एक्सरसाइज है मैथ में, वो है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, है ना। इसके पहले मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आप लोगों को हम सिखाएंगे माइंड मैप क्या होता है ना। देखिए माइंड मैप ये हो गया ना कि बहुत ध्यान से समझिएगा कुछ चीज़ें। ज़्यादातर हम लोग चीज़ें जो हमारे दिमाग में याद होता है, जो हम चीज़ चित्र बना करके एक बार पढ़ लेते हैं, वो हमको आसानी से और काफ़ी दिन तक याद रहता है दिमाग में, और जो ऐसे रटते हैं वो क्या हो जाता है, भूल जाते है ना। तो माइंड में एक मैप जानते हो ना, मैप क्या होता है। मैप से हमें ये पता चलता है कि भारत की स्थिति कहाँ है, मतलब वर्ल्ड मैप अगर लेकर के आए तो उसमें भारत की स्थिति कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की कहाँ है ना, अमेरिका की कहाँ है, ये स्थिति जानते हैं। भारत का मैप देख रहे हैं तो उसमें जो है राज्यों के, उत्तर प्रदेश कहाँ है, असम क्या कहाँ है, बिहार कहाँ है ना। इसके अलावा जो है उनके बड़े बड़े शहर कहाँ हैं, ये हम वहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो वही मैप जो वहाँ पे मैप है, वैसे ही हम जो है अपने इस पढ़ाई में, स्टडी में भी बनाए, है ना। ये मैप जो होता है बिल्कुल जब लेसन समाप्त हो जाए, आखिरी का जो 2 पेज होता है उसमें बनाया जाता है। इस मैप के फायदे में बता दें कि जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे, जिस दिन एग्जाम देने जा रहे होंगे उस समय आपके पास टाइम बहुत कम होगा, है ना। आप चाहेंगे कि 2.5-3 घंटे में पूरा का पूरा जो बुक है वो रिवाइज हो जाए, है ना। तो उसके लिए ये माइंड मैप तैयार करके रखा जाता है ना। नहीं तो फिर वही है कि पढ़ोगे पूरी साल खूब मेहनत करोगे और फिर लास्ट में विद्या क्वेश्चन बैंक और इसी सबसे पढ़ाई करोगे और नंबर जो है कमाएगा। तो माइंड मैप बनाया कैसे जाता है ये सीखिए, हम वो सिखा रहे हैं आपको, ताकि वो कम टाइम में आप उस लेसन का रिवीजन आसानी से कर सकें, है ना। सारे के सारे लोग अपने अपने तरीके से, है ना। मेरा तरीका ना अपने अपने तरीके से, बिल्कुल पेज के बीचों बीच में, जैसे आप लोगों ने लिखा क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, क्यों जी, ये आप बिल्कुल बीच में लिख देंगे, ओके। अब फिर अब इसमें जो है माइंड मैप मतलब एक क्रम से एक तरीके से होता है ना। जैसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर है ना। अब हम वहाँ पे बिहार तो लेके जाके बना नहीं सकते हैं, बिहार आपका नेपाल के बॉर्डर के पास नीचे है, इस जगह पे यहाँ पे बनाएंगे हम, है ना। उसके नीचे उत्तर प्रदेश है, अब ये उत्तर प्रदेश को हम पंजाब की जगह उत्तर प्रदेश तो बना नहीं सकते हैं। तो माइंड मैप जब भी बनाए आप, जैसे जो लेसन पढ़ना शुरू किए थे, तो लेसन में पहला जो टॉपिक आप पढ़े थे वो आप इसमें शुरू करना चाहिए, है ना। तो आपने क्या पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, प्रांत एवं परिसर पढ़ा था ना, क्यों जी। प्रांत एवं परिसर लिखने की जरूरत, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने जो है साइन का लिया है तो साइन का प्रांत और परिसर लिखते चले जाइए। प्रांत की एक ऐसे लाइन बना लीजिए और एक ऐसे परिसर की लाइन बना लीजिए, तो आपको जब भी वो जो है देखना होगा तो याद कर लेंगे, है ना। ऐसे बना लेंगे, ठीक, प्रांत और परिसर लिख लेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत जगह ये बचती है तो आप वहाँ पे जो तरीका आप प्रांत और परिसर बनाने का लिखे थे वो तरीका लिख लीजिए कि इस तरीके से प्रांत और परिसर आता है, इतना लिख लीजिए, मतलब वो तरीका लिख करके। ऐसा होगा कि जब आप जो है फिर से ये चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जब आप ये खोलेंगे माइंड मैप वाला, मतलब कि पेज खोलेंगे, तो वहाँ पे इस तरीके से होता है कि वो तुरंत आपके दिमाग में वो तरीका तुरंत का तुरंत गूंज जाएगा, और उसी तरीके से फिर जो है आप उसमें मतलब कि पूरा का पूरा चीज़ें याद कर लेंगे। प्रांत और परिसर याद किए, इसके बाद आपने क्या याद किया कि जो है क्या कहते हैं, सूत्र का डेरिवेशन, सूत्र याद किए, है ना। मैथ के माइंड मैप में तो केवल सूत्र ही लिखना होता है, तो पहला सूत्र जो लिखा, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा, ऐसे क्रम के बनाते हुए लिखते हुए चले जाइए, है ना। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने 50 सूत्र पढ़े मैथमेटिक्स का, तो ऐसा तो है नहीं कि 50 के 50 सूत्र आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। उसमें से हो सकता है कि
अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो कोई 5 सूत्र बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा डेरिवेशन के लिए, तो उन 5 सूत्रों के सामने उनका डेरिवेशन का ट्रिक लिख लीजिए कि आप डेरिवेशन में क्या होता है कि जैसे शुरुआत से डेरिवेशन के लास्ट तक प्रूव करना होता है, तो क्या सारी की सारी चीज़ें नहीं आ रही होती हैं आपको, या बीच में कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपको नहीं मालूम होता है, वही मालूम हो जाए तो आप पहले का और आखिरी का डेरिवेशन कर ले जाएंगे, है ना। हमारी बात ध्यान से समझिएगा। अब एक एग्जांपल के लिए बताते हैं कैसे होता है कि जैसे हम सभी लोग पढ़े हुए हैं, बचपन में जब हम लोग जाते थे स्कूल में, टीचर्स हमसे जो है क्या कहता था कि कविता सुनाओ, हम कविता खूब रट के जाते थे, और टीचर्स जब हमसे बोलते थे कि मतलब सुनाइए, तो हम कविता सुनाना शुरू करते थे, और सुनाते सुनाते ऐसा सबके साथ हुआ है कि भूल जाते थे, है ना, भूल जाते थे। और भूलते टाइम हम फिर सर से क्या बोलते थे कि सर हमें एक अक्षर बता दीजिए, एक शब्द बता दीजिए, है ना। अब वो एक अक्षर एक शब्द सर बता दे, पता नहीं कैसा मैजिक हो जाता था, पूरी कविता फिर याद है। अब आप उसी तरीकों को अपनाइए, पूरी कविता याद आपने एक बार कर ली है, पढ़ ली है ना, मतलब पूरा ये मैथ आपने पढ़ लिया, आप उस शब्द को ढूंढिए, उस छोटे से अक्षर को ढूंढिए जिसको बताने पर आपको पूरी कविता याद होगी, उसी शब्द को, उसी अक्षर को उस सूत्र के सामने लिख लीजिए। जैसे जाहिर सी बात है 2 sin इनवर्स x का फार्मूला आप लिखोगे जरूर, 2 sin इनवर्स x का फार्मूला आप लिखोगे, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखोगे। अब इसको प्रूवमेंट में आप कहाँ दिक्कत हुई है, हो सकता है आपको जो है इसका सूत्र ना याद रहा हो उसमें, है ना, कहाँ पे सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है ना। एक ही क्वेश्चन में जो आपके लाइन लिखे होते हैं सबको अलग अलग लाइनें नहीं समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही लाइन नहीं समझ में आती है, कोई को सारी, कोई को पहली लाइन समझ में आती है, दूसरी नहीं समझ में आती, कोई को तीसरी समझ में आ जाती है, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो आप उसके आगे लिखिए वो लाइन जो आपको कम समझ में आई थी, या जिसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो उस सूत्र का डेरिवेशन कर ले जाएंगे, सिर्फ वही लाइन आप लिखेंगे, है ना। तो आपने क्या लिखा था, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फार्मूला हो गया। फिर कॉस थीटा की जगह पे आपने क्या किया था, 2 sin थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख दिया है तो आपको हमको लगता है याद आ जाएगा। साइन थीटा की जगह एक्स रखेंगे, कॉस थीटा की जगह एक्स स्क्वायर, उस फार्मूला डेरिवेट हो जाएगा। ये खुद अपने आप को अपने से सीखना होगा तुम्हें, है ना। हमें जो है भाई बता रहे हैं ना कि सबका दिमाग अलग अलग होता है, अलग अलग लाइन को कैप्चर करता है, हर एक चीज का। ये अगर आपने बना लिया लेसन के बिल्कुल आखिरी में 2 पेज में बना लिया, बहुत ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट में पूरा का पूरा लेसन रिवाइज कर लेंगे, ओके। और फिर इसमें एक चीज और याद रखिए, ऐसे ऐसे बनाते हुए गोल गोल चलते आएंगे। फिर यहीं पे जो है आप एक ये भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपके लिए, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे तो सारे हैं, हम अभी ये नहीं बताएंगे कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, वो क्वेश्चन बोर्ड में आता है। जो बताते हैं वो सिर्फ 40 से 50% में रिजल्ट में रह जाते हैं, 60-70% रिजल्ट में रह जाते हैं। आपने अगर 90+ गेन करना है तो सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, है ना। लेकिन अब आपके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जो आप पहली बार में नहीं लगा पाए थे, पहली बार में आप उसमें क्या हो गए थे, फंस गए थे, है ना। उन क्वेश्चंस को लिखिए, और उन क्वेश्चंस को लिखिए कहाँ पे आप फंसे हुए थे, वो याद कर लीजिए, है ना। फंसने वाली जगह अगर आपको याद है तो पूरा क्वेश्चन, फंसने वाली चीज अगर आप यहाँ पे लिख लोगे, एक बार दिमाग में फंसने वाली जगह अगर आपको आ गई तो वो पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि जैसे सड़क है ना, किसी सड़क से कहीं शहर में गए हो, सड़क बहुत घूमी टहली है, बहुत ज्यादा इधर उधर हुई है, तो पूरी सड़क किसी के दिमाग में याद नहीं रहती है ना। और उस सड़क पे जाते टाइम एक कोई अगर हादसा आपके साथ हुआ है, वो पॉइंट आपने देख लिया तो आपको तुरंत दिमाग में क्लियर हो, ये तो मैं इस रास्ते से आया था, है ना। तो वो आप हादसा जो आपके साथ हुआ, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, मैथ जहां पे आप लगा रहे हैं, जहां पे आप फंस गए थे और दूसरे दिन सर से आके पूछे सर हमको इससे आगे नहीं आ रहा था, तो उस फंसे हुए पॉइंट को उस क्वेश्चन के आगे लिख लेना है, बस। ये माइंड मैप आपका तैयार हो गया, एक पेज, सिंगल पेज में तैयार हो जाएगा, समझे ना।
और ऐसा करने से यकीन मानिए कि 10 मिनट में आप पूरे लेसन को क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में, है ना। अब 10-10 मिनट के हिसाब से 1 घंटे में 6 चैप्टर, 2 घंटे में 12 चैप्टर, है ना, 12-14 चैप्टर है ही। तो 2-2.5 घंटे, मतलब मान के चलिए 3 घंटे में जब आप पेपर देने जा रहे हैं, शाम के टाइम पेपर है, 2 बजे से पेपर है, हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, ये समझिएगा। हर एक लेसन को हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि जैसे उसका एग्जाम कल ही है। और अगर ऐसा करेंगे आप अपने अंदर, तभी जाकर के सक्सेस होंगे, है ना। बात समझ रहे हैं। रोज का रोज चैलेंज एक्सेप्ट करिए। आज आप एक लेसन पढ़े तो उसको आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें कल उसका एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है उसका। बात समझिए ना। तो उसके लिए क्या तरीका है कि जब आपको 2 बजे से जाना है पेपर देने, शाम को 2 बजे से पेपर जाना है, तो सुबह आपके पास 3 घंटे 4 घंटे होता है। दिक्कत ये होती है कि मैं 3-4 घंटे में पढ़ूं क्या। आप पूरे साल क्या किए हो, पूरा पढ़ लिए हो, उस 3-4 घंटे में सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन का इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो फार्मूले आप पढ़े थे उसके डेरिवेशन के तरीके भी आपके पास हैं, टॉपिक क्या क्या पढ़ा था वो सारे टॉपिक भी आपके पास हैं। समझ में आया ना। ये माइंड मैप होता है, ये हर एक सब्जेक्ट में लागू होता है, हर एक सब्जेक्ट में इसको बनाया जाता है। समझे ना, समझ में आया नहीं। हर एक सब्जेक्ट में इसको हम बनाते हैं। ओके, अब जैसे कुछ इसमें में हम बता रहे हैं, ये तो हो गया प्रांत और परिषद। अभी जैसे फार्मूला आपने याद करना है, साइन इनवर्स एक्स, देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा ऐसे करके, तो ये बराबर जो है थीटा आया था, क्यों जी, कास इनवर्स ऐसे करके। ये सारे फार्मूले आप एक साथ लिख लीजिए। ये सारे के सारे फार्मूले डेरिवेट करने का एक ही तरीका था ना, बोलो। डेरिवेट करने का तो एक ही तरीका था ना। तो इसमें से केवल कोई एक फार्मूला आप यहाँ पे छोटे से खाने में डेरिवेट कर दीजिए। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 50 फार्मूले हैं, 50 में से 5-5 का ग्रुप बना लीजिए, 5-5 का ग्रुप। 5 एक ही ट्रिक से जो है डेरिवेट होगा, दूसरा 5 एक ट्रिक से डेरिवेट होगा, दूसरा 5 एक ट्रिक से। ये 5 को फार्मूला लिखिए, उनके आगे वो ट्रिक लिख दीजिए, बस डेरिवेशन हो गया। बात समझे नहीं। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो पढ़ना आसान होगा। अदरवाइज फिर भैया आप कुंजी लेकर के पढ़िए, हम लोग टाइम उसको कुंजी बोलते थे, है ना। बढ़िया नंबर गेन करना है और वास्तव में पढ़ाई कैसे करनी, वास्तव में पढ़ाई कर करके कुछ हासिल करना है, तो आप कुछ ऐसा तरीका अपनाइए जो कोई ना अपना रहे हो। समझ में आया ना। माइंड मैप ये तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से हो गया, लेकिन आपके हिसाब से और कुछ हो सकता है ना। आप हमको बना करके लेकर के आके दिखाइए, है ना। अब से जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी चैप्टर हो, जितना भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसके लिए जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट में एक माइंड मैप ऑफ द चैप्टर जरूर बनाएंगे। क्लियर हुआ, समझे ना। बोलो भाई, माइंड मैप ऑफ द चैप्टर अब बनाना सीख लीजिए और बनाइए उसको। और ये भी ध्यान दीजिए कि केवल 2 पेज जो ऐसे चारों तरफ का है, मतलब एक इस तरफ का एक इस तरफ का, उतने में पूरा हो जाए। 2-3 पेज में नहीं बनता है, केवल एक पूरे पेज में बनता है बाहर में। ऐसा नहीं 3-4 पेज में बनाइए, तो 3-4 पेज में तो तुम्हारा पूरा लेसन ही आ जाएगा। 1 पेज का माइंड मैप होना चाहिए। उसमें क्या करना है, फार्मूले को डेरिवेट करने का तरीका, जो छोटा सा ट्रिक मालूम है ना। ट्रिक में कहाँ पे, जहाँ पे आप फंसे हुए थे, या फिर जो चीज़ें आपको बता दी जाए तो आप उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन कर ले जाओ, वो चीज़ें। बात समझे ना। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा क्वेश्चन होगा, जिसमें आप फंसे हुए थे, है ना। और फंसे हुई जगह को आप जो है यहाँ पे रिमाइंड कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो जब भी आप इस लेसन को देखेंगे, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, पूरा लेसन 10 मिनट में आपके दिमाग में आ जाएगा। बात समझे ना। अच्छा नंबर गेन करने का ये सबसे आसान और सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो बिना मेहनत के कुछ होता नहीं ना भैया, समझ ना। चलिए उठाते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह। ओके, देखिए आव्यूह किसे कहते हैं, पहले तो इसका यूज समझ लीजिए कि आव्यूह जो है, अच्छा समझ लीजिए किससे कहते हैं। अदिश अवयवों को, किस अवयवों, अदिश अवयवों को। ये 2 3 4 5 ABCD EFGH ये जो भी है, अदिश अवयवों को पंक्ति, है ना, पंक्ति और स्तंभों में के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, व्यक्त आव्यूह कहलाता है।
है ना, जिसमें व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। अदिश अवयवों को पंक्ति और आव्यूह के रूप में जिसमें व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। समझ में ना? इनका यूज क्या होता है, सामान्य तौर पे जो है, जैसे फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, है ना, तो उसमें मजदूर लगाए हुए हैं, उसमें कुछ मैनेजर लगाए हुए हैं, मजदूर कितना काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनका वेतन क्या है, इन सब चीज़ों के लिए एक सारणी ऐसे भरते हुए बनाते हुए चले जाते हैं, है ना, और फिर आसानी से निकाल लेंगे कि हमारा महीने का खर्चा कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे कंप्यूटर की गणनाओं में इसका यूज करते हैं, है ना, स्टैटिकल्स रिकॉर्ड जो रखने होते हैं, आंकड़े संबंधी रिकॉर्ड जो रखने होते हैं, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। जनगणना वगैरह में भी इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना? सन लिख देंगे, सन के हिसाब से, या फिर मंथ के हिसाब से, या फिर जो है क्या कहते हैं, राज्य के हिसाब से उनके नीचे ऐसे व्यक्त करते हुए चले जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो वैसे अगर डेफिनेशन देना होगा तो क्या कहलाता है, अदिश अवयवों को सारणी और स्तंभ के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, आव्यूह, है ना? बात समझे कि नहीं? अब आव्यूह और उसके बाद सारणी दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन सारणिक में उनकी संख्या समान है ना, सारणिक में उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। और दूसरी चीज, आव्यूह के कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को हटा देने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। समझे ना? आव्यूह एक विशेष नियम पर, विशेष संक्रिया पर कार्य करता है, जबकि सारणिक के लिए कोई विशेष नियम, कोई विशेष संक्रिया नहीं। समझ में आया ना? सारणिक का मान जो होता है, सारणिक का प्रसार करके निकाल सकते हैं, लेकिन आव्यूह का मान कोई निश्चित मान नहीं होता है कि हम उसका प्रसार करके निकालें। हाँ, जब उसका आव्यूह का मॉड निकालना हो, मॉड बोले तो मापांक, तब हम उसमें वैल्यू उसको निकालते हैं, है ना? तो अब एक चीज और समझिए, आव्यूह सदिश है और सारणिक क्या है, अदिश है ना? आव्यूह अदिश अवयवों का समूह है, अदिश अवयवों का सदिश समूह है, आप ऐसा कर सकते हो। अदिश अवयव ऐसे व्यक्त करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी व्यक्त करेंगे वो अदिश अवयव है, लेकिन उस पूरे समूह को क्या बोलेंगे हम, सदिश। ओके, तो आव्यूह क्या है, सदिश समझ सकते हो, और सारणिक क्या है, अदिश समझ सकते हो, है ना? आव्यूह का जब हमें मापांक निकालना होता है तभी उसकी क्रिया हम किसके तरीके से करते हैं, कौन सा? अब उसमें जो भी अवयव लिखेंगे वो सारे के सारे अवयव अदिश ही होंगे। अदिश अवयव का मतलब हम क्या लिखेंगे, उसमें मापांक ही लिखेंगे, मतलब कि परिमाण ही लिखेंगे, इसके अंतर्गत दिशा सहित नहीं लिखेंगे, हम समझे ना? 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी के सभी क्या है, किसी ना किसी राशि के क्या है, मापांक है, यानी कि अदिश मान है। लेकिन इन अदिश मानों का जो टोटल ये समूह प्राप्त हो रहा है, ये समूह क्या है आपका, सदिश है। तो अदिश राशियों का समूह सदिश क्या कहलाएगा, आपका आव्यूह कहलाएगा, है ना? और जब इसका मापांक निकालेंगे, ऐसे मॉडल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू निकलेगी, अदिश। तो जब मापांक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारणिक। तो अदिश, ये आप कह सकते हो कि आव्यूह का मापांक क्या कहलाता है, सारणिक। आव्यूह का मापांक क्या कहलाता है, सारणिक। बात समझ में है ना? कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं। आव्यूह ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब आव्यूह को हम बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अवयवों को। ये आपकी जो लिखी जाती है ये क्या होती है, आपकी पंक्ति। और ये जो लिखी जाती है ये क्या होती है, स्तंभ, है ना? ये क्या होता है आपका, स्तंभ होता है। ये क्या होती है, आपकी पंक्ति होती है। ओके, समझ में आया ना? अवयवों को पंक्ति और स्तंभों के रूप में निरूपित करके आव्यूह लिखा जाता है। और आव्यूह को निरूपित करने के लिए या तो हम बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं, या तो फिर छोटे ब्रैकेट का यूज करते हैं, या 2 दंड कॉलम का प्रयोग करते हैं ना, इसका प्रयोग करते हैं। समझे? आव्यूह लिखना हो, ये भी 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8। अब अगर 1 हटा देंगे तो ये उस आव्यूह का मापांक हो जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, सारणी। 2 लगा दिए तो क्या हो गया, आव्यूह। आव्यूह क्या है, सदिश। सदिश डिनोट करता है, और सारणी क्या है, अदिश को डिनोट करता है। समझ में आया ना? इतना समझ में आ गया, दोनों में अंतर भी समझ में आ गया। इसके बाद जस्ट आपका जो है डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे आप, यानी कि सारणिक पढ़ेंगे। अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ?
मैट्रिक्स में अच्छा, अब अगर ये जो है किसी अक्षर से डिनोट कर रहे हैं, किसी अक्षर से डिनोट कर रहे हैं, तो उनको भी ये ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे कि समझ जाएंगे कि ये क्या है, आव्यूह, है ना। अच्छा, आव्यूह को प्रदर्शित करने, ये इसमें अवयव होता है, ये इसके अवयव हो गए, है ना। इसमें पंक्ति को हम कह सकते हैं कि यम से या किसी भी अक्षर से मान लो डिनोट करते हैं पंक्ति की संख्या को यम से और स्तंभों की संख्या को यन से। तो आव्यूह का एक आता है कोट या क्रम, कोट या क्रम, है ना। कोट या क्रम बराबर क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, स्तंभ की संख्या से डिनोट करते हैं। जैसे ये जो आव्यूह है आपका, ये आव्यूह कितने कितने का है, 2 गुणे 2 का, है ना। 2 4 5 6 7 8, ये कितने का है आपका, 2 गुणे 3 का। पंक्ति गुणे, पंक्ति कितने हैं, सॉरी पंक्ति कितने हैं, 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 2, तो 3 गुणे 2 का है ये। पंक्ति गुणे पहले किसको लिखेंगे हम, पंक्ति को, फिर किसको लिखेंगे, स्तंभ को, है ना। पहले पंक्ति को फिर स्तंभ को। इससे हमें यह पता चलता है, आव्यूह के क्रम या कोड से हमें यह पता चलता है कि उसमें कितनी पंक्तियां या कितना स्तंभ है, अथवा कितने अवयव। अगर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या को गुणा करा दिया जाए तो उनकी अवयव संख्या निकल जाएगी। 3 दूना 6 इसमें अवयव होंगे, समझ में आया ना। और 3 किसको डिनोट करेगा, पंक्तियों की संख्या को, 2 किसको डिनोट करेगा, स्तंभों, है ना। तो जनरल वे में इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, जे से। तो इसलिए जब आव्यूह का क्रम लिखा जाता था आई जे, ए आई जे, ठीक ना। और इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में लगा देंगे, ये आपका हो गया आव्यूह, समझे ना। जैसे एक ए बराबर मान लीजिए दिया गया है 2 4 6 8 5 6 3 2 ऐसे करके दिया गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए कितना 4 गुणे 1, है ना, 4 गुणे 2 सर 2 है ना, ए 4 गुणे 2, इसकी कोट कितनी होगी, 4 गुणे 2। तो आव्यूह का क्रम और कोट समझ में आया ना। पंक्ति गुणे स्तंभ की संख्या, उसकी क्या कहलाती है, क्रम या कोट। और उनकी अगर गुणा करा दे तो जो संख्या प्राप्त होती है क्या कह, उसकी क्या हो जाएंगे, अवयव। ओके, 2 आव्यूह। अच्छा, एक चीज और है, अगर इनके अवयव को लिखना है तो यहाँ पे जो अवयव लिखेंगे वो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का होगा, है ना। A11 का मतलब क्या हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। इसको क्या लिखेंगे हम, A1 दूसरा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 3, समझ में आया ना। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। आव्यूह में जब भी अवयव लिखें तो उनके क्रम को ध्यान रखें, समझ में आया ना। जैसे हमने A5 6 बोल दिया है, तो इसका मतलब ये जो अवयव लिखा गया है वो 5वीं पंक्ति 6वें स्तंभ में है। बात समझ में आई ना, क्यों जी, क्यों जी। अच्छा, अब ये एक चीज हो, एक लिख रहे हैं हम आपके, ये दिया गया है ना। इसमें A45 अवयव कितना है, A45 अवयव कितना है, चौथा पंक्ति, A45 कितनी है, चौथी पंक्ति हो 5वें स्तंभ का अवयव। चौथी पंक्ति 1 2 3 4 ये हो गया, इस पंक्ति में होगा वो अवयव, और 5वें स्तंभ में 1 2 3 4 5, 5वें स्तंभ में कितना आ गया, ओके। A43 का, A43 4 ये हो गया, 4 पंक्ति हो गई, 3 का मतलब ये स्तंभ आया, तो यहाँ पे कौन सा अवयव आ गया, 12, है ना। A24 का, A24 A24 देखिएगा, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ में जो अवयव होगा उसी को बोलेंगे हम A24। अवयव को हम डिनोट करते हैं ए आई जे से, जहां आई पंक्ति की संख्या को डिनोट करता है और जे जो है स्तंभ की संख्या को। A24 दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति कौन सा है, ये है ना, इसी में वो अवयव होगा, लेकिन किस कॉलम में, चौथे कॉलम में। 1 2 3 4 चौथे कॉलम में कौन सा आया, है ना। तो अगर हम उसका ऑर्डर लिख दिए
है ना, तो जान जाएंगे, तो हम ये जान जाएंगे कि वो अवयव किस पंक्ति अथवा किस स्तंभ में है, वो अवयव की वैल्यू कितनी है, ये जान जाएंगे हम लोग। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आव्यूहों के प्रकार, है ना। आव्यूहों के प्रकार, आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, उन सभी आव्यूहों को अच्छे से सीख लीजिए। पहला है आयताकार आव्यूह, है ना। आयताकार आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना हो, पंक्तियों या और स्तंभों की संख्या समान ना हो। पंक्ति की संख्या स्तंभ से ज्यादा हो सकती है, स्तंभ की संख्या पंक्ति से ज्यादा हो सकती है, तो क्या हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो गया, आयताकार। या ए बराबर ये भी हो सकता है 2 4 6 8 3 2 1 4, ये कैसे आव्यूह, आयताकार, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आयताकार। आयताकार क्या, आव्यूह, समझ में आया ना, जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। इसमें कितने स्तंभ है, 2, कितनी पंक्तियां हैं, 3। तो ये 3 गुणे 2 का क्रम है, जिनमें ऑर्डर जो है इक्वल ना हो, वो आपका कैसा होगा, आयताकार, है ना। ये कितने का क्रम का है, 2 गुणे कितने का, 4 का। 2 पंक्तियां हैं और 4 क्या है, स्तंभ। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्गाकार आव्यूह या वर्गाव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाव्यूह क्या है, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर, मतलब आई बराबर जे के, है ना, समझे ना। जैसे 2 4 6 8, इसमें कितनी पंक्ति हैं, 2 और कितने स्तंभ हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो इसलिए कौन सा आव्यूह हो गया, वर्गाव्यूह, समझे ना। दूसरी चीज आगे चलिए, क्षैतिज आव्यूह। ओके, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल, क्षैतिज आव्यूह, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, है ना। बात समझे, जिसमें आई की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, जे की वैल्यू कुछ भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, समझ में आया ना। ये आपका क्षैतिज आव्यूह हो गया, जिसमें केवल एक पंक्ति होगी, स्तंभ चाहे जितने हो। और इसी तरीके से एक और आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा, वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, पंक्तियां चाहे जितनी, यानी कि यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। जे 1 हो और बाकी आई जो है चाहे जितना हो। बात समझे नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। ये समझ में आया नहीं। अच्छा, एक चीज और है यार, गलत कर दिया हम लोग, क्षैतिज आव्यूह नहीं बोलते, इसको हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, गलत बोल दिए, है ना। पंक्ति आव्यूह, और इसे क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह, है ना। स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह मतलब कि रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, और स्तंभ आव्यूह किसे बोलेंगे, जिसमें एक स्तंभ हो। समझ में आया ना, बात समझे नहीं। ये पंक्ति आव्यूह हो गया और ये स्तंभ आव्यूह हो गया, मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ओके, एक एक की संख्या के आधार पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, भूल गए थे। इसके अलावा इनको हम पंक्ति वेक्टर भी बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं, है ना। पंक्ति सदिश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ सदिश, है ना। टाइम ज्यादा हो रहा है, हाँ नहीं, टाइम इसमें कितना हो गया, वीडियो में कागज लगा है सामने, चलिए जान लीजिए, थोड़ा ज्यादा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिख तो अच्छा रहा है, समझ में आ रहा है, चलो ठीक। पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह ये समझ में आ गया। चलो इसके बाद और बताते हैं। अच्छा, एक चीज था, अभी आप लोग क्या पढ़े थे, आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह में के ही ये सारे प्रकार हैं। आयताकार आव्यूह के प्रकार आपका पहला होता है क्षैतिज आव्यूह, है ना, बता रहे हैं। क्षैतिज आव्यूह होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है ना, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह होता है, और उसके बाद जो है स्तंभ आव्यूह होता है। ये उसी के प्रकार हैं। ओके,
आयताकार आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना हो, है ना। तो ऐसे क्षैतिज आव्यूह किसे कहेंगे? जिसमें पंक्ति कम स्तंभ ज्यादा हो। 2 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। देखिए पंक्ति कितना है? 2। जिसमें आई की वैल्यू जे से क्या हो? कम हो। आई की वैल्यू जे से कम हो मतलब पंक्ति स्तंभ से क्या हो? कम हो। मतलब पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या ज्यादा हो। उस पंक्ति को, उस आव्यूह को क्या बोलेंगे? क्षैतिज आव्यूह, यानी कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये आयताकार का ही भाग है ना। फिर उसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह को क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल मैट्रिक्स। हाँ, जिसमें जो है क्या कहते हैं? पंक्ति ज्यादा हो, स्तंभ क्या हो? कम हो। ओके, यहां पे देखिए ध्यान से, आई जे से क्या है? ज्यादा है। जब पंक्ति स्तंभ से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? जब पंक्ति स्तंभ से ज्यादा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। और जब पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी तो उसे हम कौन सा आव्यूह बोलेंगे? और उसके बाद पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक ही जो है रो हो। एक ही क्या कहते हैं? रो बोले तो पंक्ति। हाँ, एक ही रो हो, जैसे 2 3 4 5, ये तो आपका कौन सा आव्यूह हो गया? पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स हो गया। और स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ओके, जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। क्लियर हो गया? स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह और क्षैतिज आव्यूह, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके आयताकार आव्यूह, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा था वर्ग आव्यूह। इसके बाद लगभग जितने आव्यूह आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? वर्ग आव्यूह के अंतर्गत आएंगे ना। चलिए ठीक है, अगले प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। अगला है रिक्त या शून्य आव्यूह, नल आर जीरो मैट्रिक्स, है ना। रिक्त या शून्य आव्यूह, नल आर जीरो मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव क्या हो? उसे हम क्या बोलेंगे? रिक्त या, ठीक ना, नल या जीरो मैट्रिक्स। ओके, मतलब रिक्त या शून्य आव्यूह। ओके, अब इसके अलावा आता है आपका इकाई या तत्समक आव्यूह। ओके, इकाई या तत्समक आव्यूह, जिसमें विकर्ण का अवयव एक हो और बाकी विकर्ण जान रहे हैं ना। जैसे ये मैट्रिक्स लिख दिया गया, वो 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, 7 8 9। तो इसमें जो ये आपकी लाइन दिख रही है, ये क्या हो जाएगी? आपकी विकर्ण हो जाएगी, है ना। ये किसमें? 5 7 भी तो विकर्ण होगा। हाँ, 3 5 7 भी विकर्ण हो जाएगा। ओके, ये विकर्ण हो गया। और विकर्ण ज्यादातर किस में मिलेगा आपको? किस आव्यूह में मिलेगा? वर्ग आव्यूह। ओके, तो अब अगले जो प्रकार आपको पढ़ने में समझ लीजिए कि वर्ग आव्यूह ही रहेंगे मैक्सिमम टाइम में। क्लियर हुआ? तो जिनके विकर्ण इकाई तत्समक या क्या कहते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या कहलाएगा आपका? इकाई या तत्समक आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो? ये वर्ग आव्यूह है ना, वर्ग आव्यूह। तो वो क्या हो जाएगा आपका? इकाई या तत्समक आव्यूह। इसे किससे डिनोट करते हैं? आई। अब इसका ऑर्डर क्या? I2 × 2। जनरल तौर पे अगर हमें 2 × 2 ऑर्डर का इकाई तत्समक आव्यूह लिखना है तो उसको हम I2 से ही लिखते हैं। तो ये समझ जाना होगा कि 2 पंक्ति और 2 आव्यूह। I3 लिख दिए तो ये समझ लीजिए कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 3 × 3 का है, यानी कि ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात समझे ना। I4 अगर हमने लिख दिया तो ये आप समझ में आ जाना चाहिए 1 0 0 0 0, फिर उसके बाद 1 0 0, फिर 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आपका 4 हो गया, 4 × 4 का इकाई तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, है ना। इसके बहुत सारे यूज हैं, तो ये आप यहाँ पे समझ जाइए। I2 I3 I4 का मतलब क्या हो गया, समझ में आया ना। इसके आगे डेरिवेशन में आपको समझ में आना चाहिए, इसके आगे डेरिवेशन में आपको ये मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद है आपका इकाई तत्समक विकर्ण आव्यूह। इतना समझ में आएगी? विकर्ण आव्यूह,
जिसमें बिकड़ के अवयव ही क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में एक ऐसा आव्यूह जिसके बिकड़ के अवयव शून्य ना हो और कुछ भी हो, 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये आपका कौन सा आव्यूह हो गया, विकर्ण आव्यूह। ओके, इसके अलावा 1 0 0 1, ये भी आपका कौन सा आव्यूह है, विकर्ण के साथ साथ कौन सा आव्यूह, तत्समक या इकाई आव्यूह। समझा ना, विकर्ण के अवयव शून्य न हो तो क्या कहलाएंगे आपके, नहीं, विकर्ण के अवयव शून्य ना हो तो विकर्ण आव्यूह कहलाएंगे। समझा ना। अब विकर्ण के अवयव अगर एक जैसे हैं या वो नहीं है तो उससे मतलब आपका उसमें देख लीजिए, विकर्ण के अवयव अगर एक एक है तो वो इकाई आव्यूह हो गया, अलग अलग है तो इकाई आव्यूह नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? कहने का मतलब इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आता है अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह बोले तो स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अदिश आव्यूह किसे कहेंगे, ये भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह है। एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हो, है ना, विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो। ये ए लिख रहे हैं ना, अच्छा ए और 0 में फर्क नहीं आएगा, बी लिख देते हैं, बी 0 0 0 बी, जिनके विकर्ण के अवयव समान हो परंतु एक ना हो, जिनके विकर्ण के अवयव समान हो परंतु एक ना हो। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, जिसे अदिश आव्यूह, है ना। अदिश आव्यूह भी एक प्रकार का क्या है आपका, विकर्ण आव्यूह। लेकिन अदिश आव्यूह आपका इकाई आव्यूह नहीं है, क्योंकि इकाई आव्यूह में सारे अवयव क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। ये समान तो हो परंतु एक ना हो। बात समझ में आया ना? क्यों जी, नहीं, समान हो जरूरी है कि एक भी हो सकता है ना। यानी कि इकाई आव्यूह भी कैसा होगा आपका, अदिश आव्यूह। समझा ना, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आपका कौन सा आव्यूह है, कौन सा आव्यूह है, अदिश आव्यूह। तो आप ध्यान से समझिए, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होने चाहिए, तो विकर्ण आव्यूह तुम्हारा इकाई भी हो गया और अदिश आव्यूह भी हो गया। ओके, फिर बात हम किए अदिश आव्यूह, विकर्ण के अवयव समान हो, तो अदिश आव्यूह में आपका कौन आ जाएगा, इकाई आव्यूह। कहने का मतलब सभी इकाई आव्यूह विकर्ण सॉरी अदिश आव्यूह होते हैं, लेकिन सभी अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह, सभी क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह होते हैं, लेकिन सभी विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं। सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होते हैं, लेकिन सभी विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह नहीं। परिभाषा तो समझ में आई गई होगी ना। विकर्ण आव्यूह शून्य ना हो जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो या ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह शून्य ना हो लेकिन वो सभी बराबर हो तो क्या कहलाएगा आपका, अदिश आव्यूह। फिर उसके बाद विकर्ण आव्यूह शून्य ना हो लेकिन उनकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। बात समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद 2 और हैं, वो ध्यान दे दीजिएगा, 2 1 और 2 3 और हैं। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो फिर जो है नेक्स्ट हम कल लेसन स्टार्ट करेंगे, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, एक आव्यूह है उप आव्यूह सब मैट्रिक्स, है ना। उप आव्यूह किसे कहेंगे, मैट्रिक्स के कुछ पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद जो आव्यूह बचता है उसे हम क्या बोलेंगे, उप आव्यूह। जैसे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को अगर हम छोड़ दें, है ना, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दें यानी कि A1 1, तो ये जो आव्यूह बचेगा यानी कि 4 6 8 9, ये जो आव्यूह बच रहा है ये इस आव्यूह का क्या कहलाएगा, उप आव्यूह। समझ आया ना। A1 1, A बराबर इतना दिया गया है, A1 1 आपका A का क्या कहलाएगा, उप आव्यूह यानी कि सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, जरूरी नहीं है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ो, 1 1 3 भी निकाल सकते हैं आप, पहला और तीसरा, तो क्या बचेगा होता है 2 5 4 6। ओके, A2 2 निकाल दें हम तो, A2 2 सब मैट्रिक्स कितना बनेगा, A2 2 2 2 1 7 5 9, A1 2 ये हो गया
2 ये हो गया, है ना, 1 7 और 5 ये मैट्रिक्स है। बात समझे कि नहीं? सब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कुछ पंक्ति और स्तंभ को कोलैप्स करने पर जो आपका मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लैप्स करने पर, कोलैप्स नहीं, लैप्स करने पर क्या प्राप्त होगा? उपावयव यानी कि सब मैट्रिक्स। ओके, बात समझ में आएगी नहीं? क्यों? आगे चलिए। फिर उसके बाद है ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य ना हो, है ना, और नीचे के अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। जैसे 1 0 0, ठीक ना, 2 3 4 0 5 6। ऊपर अब ये देख रहे हैं, ये विकर्ण दिख रहे हैं, विकट के ऊपर सब विकर्ण के ऊपर के जो है कोई भी अवयव 0 नहीं है ना। जरूरी नहीं है का 0 हो सकता है, ऐसा नहीं है कि का 0 ना हो, 0 हो सकता है, लेकिन सारे अवयव 0 ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये भी 0 हो सकता है, ऐसा नहीं है, 3 तो है ये, समझे ना। सारे अवयव 0 ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। लेकिन विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 होने चाहिए, समझे ना। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, यहाँ कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसी का ठीक उल्टा कर लीजिए, है ना। नीचे के सभी विकर्ण के जो विकर्ण है आपका, उसके नीचे के सभी अवयव क्या हो? शून्य ना हो। सभी अवयव शून्य ना हो का मतलब एक अवयव शून्य हो और एक अवयव अशून्य हो, बाकी शून्य हो तब भी चलेगा, बात समझे ना। और इसके ऊपर के अवयव क्या हो? शून्य हो, लेकिन सारे के सारे अवयव क्या हो? शून्य हो, सब अवयव शून्य हो, ठीक ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजीय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो अभी आज आप लोग जो भी जितने प्रकार पढ़े हुए हैं मैट्रिक्स का, ये आप जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और उनको बकायदा याद कर लीजिएगा ना, तैयार कर लीजिएगा। और जब भी कभी मान लीजिए उसके विषय में पूछा जाता है ये निम्न त्रिभुजीय या उप त्रिभुजीय या फिर जो भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, तुरंत आप उसको बता लीजिए, ठीक ना। ओके, समझ में आया ना। चलिए अब इस पर जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम कल करवाएंगे। आज बंद करिए वीडियो, वहीं बंद करके वैसे छोड़ दीजिएगा।